नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 में आने वाले प्रश्नों का एनालाइज करने वाले हैं। जैसा कि फ्यूचर ऑनलाइन जो दावा करता है कि हाँ, हर साल प्रीवियस ईयर में आए गए प्रश्नों का एनालाइज करवाएगा, उसी में से कुछ प्रश्न साइंस से रिलेटेड, जो साइंस से आए हुए प्रश्न हैं, उस कुछ प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। साइंस से जो डीएलएड में क्वेश्चन आता है या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन साइंस से थ्योरी से उठाया जाता है या एक्सेप्शनल क्वेश्चन। जैसे कि एक्सेप्शन से जितने भी कुछ एक्सेप्शन साइंस में एक्सेप्शन बोला जाता है कि साइंस है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बारे में से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उससे भी ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो जितना अच्छा आपका थ्योरी रहेगा उतना अच्छा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो किसी भी तरह के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या कर रहे हैं तो आप इस बात का एनालाइज किए होंगे, या आप न हैं तो इस बात को एनालाइज करेंगे कि हाँ, ज्यादातर प्रश्न कहाँ से आ रहा है, तो थ्योरी से आ रहा है। तो आपको मेन फोकस कहाँ करना है, थ्योरी पर करना है। आप अपने थ्योरी को मजबूत करें, आपका जितना अच्छा थ्योरी होगा उतना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना हम किसी समय को गवाए हुए आज के प्रश्न के स्टार्ट करते हैं। तो हम किस चीज का एनालाइज करेंगे, साइंस मतलब कि विज्ञान से आए हुए आने वाले प्रश्न जो लग रहा है कि हाँ जो प्रश्न आएगा उसको एनालाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब कि इन ये जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि जंगल, हवा, कोयला और पेड़ पौधा, इसमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, मतलब कि वैसा पदार्थ, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम यूज करने के बाद हमको दोबारा प्राप्त ना हो, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय मतलब कि अनवीकरणीय का अर्थ क्या हुआ, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, वैसा पदार्थ जिसको प्रयोग करने के बाद हमको दोबारा प्राप्त ना हो। जैसे कि कोयला, कोयला को आप जला दिए तो क्या हमको दोबारा प्राप्त होगा, या हो गया पेट्रोल, आप पेट्रोल अपने गाड़ी में भर लेते हैं या स्कूटी हो या आपका फोर व्हीलर हो, उसमें भरने के बाद जब यूज करते हैं तो क्या आपको वो दोबारा प्राप्त होता है, तो क्या हो गया, अनवीकरणीय। इसके अलावा बहुत सारे चीज हो गए जो अनवीकरणीय में आते हैं, जिसको हम एक बार यूज कर लिए। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो सब क्या है, अनवीकरणीय। एक बार खाली वो खत्म हो गया। एक होता है नवीकरणीय पदार्थ, अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय, नवीकरणीय किसको बोलते हैं, नवीकरणीय मतलब कि वैसा पदार्थ जिसको उपयोग करे और वो हमको दोबारा प्राप्त हो जाए। जैसे कि पानी, पानी क्या है, पानी एक नवीकरणीय पदार्थ है। लेकिन आप बोलिएगा कि लोग तो बोलते हैं कि पानी कम यूज करना चाहिए, पानी समाप्त हो जाएगा, तो वो सही बोलते हैं कि जो मीठा जल है, पीने वाला जल है, वो मात्र 3% है। हमारे पृथ्वी पर पीने वाला जल मात्र 3% है, और उस 3% में से 2% हिमांक मतलब कि बर्फ के रूप में जमे हुए हैं पहाड़ों पे। 1% जो जल है उसी को पी रहे हैं। लेकिन जो समुद्र में जल है वो भी तो एक जल है। मतलब कि 71% में से 3% मीठा जल है, उसमें से 2% क्या है, हिम के रूप में है, मतलब कि बर्फ के रूप में है। जो 1% है वो पीने वाला है। तो वो बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, पीने वाला जल की कमी है। लेकिन बात करें ओवरऑल जल की, तो जल हमारे पास बहुत है, 71% जल है। हमारे पास तो 29% ही भूमि है, 79% तो जल ही है। तो जल क्या है, जल एक नवीकरणीय नवीकरणीय साधन हो गया। इसके अलावा बात करें कि वन, वन किसे कहते हैं, जो छोटा रूप होता है वो वन होता है। तो वन क्या हो गया, वन एक अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि जो गाछ वृक्ष होता है उसको वन बोलते हैं। लेकिन जंगल, जंगल एक विशाल रूप में होता है। जैसा कि आप अमेज़न जंगल के नाम सुने होंगे, या हमारे बिहार में भी बहुत सारे जंगल हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे जंगल है। तो जंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जंगल भी क्या हो गया, जंगल भी एक अनवीकरणीय संसाधन हो गया। लेकिन वन की बात करें तो वन एक अनवीकरणीय संसाधन है। वन एक छोटे रूप में होते हैं, एक सीमित रूप को वन बोलते हैं, तो वन तुरंत खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन में क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। कोयला के अलावा बात करें तो पेट्रोल आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय के एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा है, इसमें से अनवीकरणीय कौन है,
तो जंगल क्या है, जंगल की बात करें, जंगल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा बात करें हवा, हवा आप यूज करते हैं तो क्या कभी हवा खत्म हुआ है, तो हवा भी एक नवीकरणीय संसाधन है, और यहाँ अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बात करें तो कोयला, कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, जो हम इसको एग्जांपल में भी लिखे तो कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब हम इसको यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही। ऑप्शन डी की बात करें तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे एक क्या है, पेड़ पौधे हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ये भी क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। तो पहला का क्या हो गया, पहला का आंसर सी हो गया, पहला का सी हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। एक्टोडर्म मतलब जो भ्रूण बच्चा होता है वो एक्टोडर्म से क्या होता है, कौन सा, तो एक्टोडर्म तीन तरह के होते हैं, एक एक्टोडर्म होता है, एक एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, उसके बाद बात करें तो एंडोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी एंडोडर्म गलत लिख दिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, अब होता है मेसोडर्म, मेसोडर्म। मतलब कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक्टोडर्म से जो भ्रूण की जो बाहरी, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसकी जो बाहरी जितनी भी आकृति हो, जैसे कि नाखून, नाखून हो गया, बाल हो गया, इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, संवेदी अंग क्या हो गया, संवेदी अंग, संवेदी अंग किसको बोलते हैं, नाक, कान, आंख, जो जितने भी संवेदी अंग बोलते हैं ना, पांच है, स्किन है, आंख है, नाक है, ये किसमें आ जाते हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म को बाहरी, मतलब जो जितने भी बाहरी आवरण बनते हैं उसको एक्टोडर्म के अंदर अंदर डाले जाते हैं। वही बात करें कि एंडोडर्म, एंडोडर्म में मतलब कि जो आंतरिक बनता है, हमारे शरीर के अंदर बनता है, तो आंतरिक में क्या हो जाएगा, जैसे कि अमाशय, अमाशय, लीवर, किडनी, ये सब क्या हो गया, ये इसमें आ जाता है। अब मेक्सोडर्म में क्या आ जाता है, मेक्सोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच के भाग को बनाता है, जैसे कि मांसपेशिया हो गया, हड्डी हो गया, ब्लड हो गया, जो ब्लड हो गया, हड्डिया हो गया, हड्डी, मांसपेशिया, जितने भी मांसपेशिया, चमड़ा जो स्किन हो गया वो अलग हो गया, और मांसपेशिया जो हमारे हड्डी से सटा होता है, हड्डी को जो प्रोटेक्शन देता है, मांसपेशिया, ये अलग हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रहा है कि एक्टोडर्म से कौन बने हैं, तो एक्टोडर्म क्या क्या बोले थे, तंत्रिका तंत्र, तो ये तंत्रिका तंत्र हो गया। अब बात करें कि कंकाल की मांसपेशिया उत्तर, तो कंकाल की मांसपेशिया किससे बना होता है, मेसोडर्म, तो किसका उदाहरण हो गया, मेसोडर्म का हो गया। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक क्या होता है, हमारे जो हड्डी से संयोज रहता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी मेसोडर्म का एग्जाम्पल है। और पेशीय उत्तक जो हमारे पेशी से जुड़ा रहता है वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी मेसोडर्म। मतलब कि ए सी और डी, ए सी डी मेसोडर्म का एग्जाम्पल है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो एक्टोडर्म का एग्जाम्पल है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक अम्ल है, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा प्रोपेनिक अम्ल है। प्रोपेनिक अम्ल किसे बोलते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। प्रोपेनिक किससे बना है, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेन प्लस ओइक से मिलकर क्या बना है, प्रोपेनिक। और इसमें ओइक का फॉर्मूला क्या होता है, ओइक का फॉर्मूला होता है सी डबल ओ और इधर हो गया ओ एच, ये किसका फॉर्मूला आता है, प्रोपेनोइक का। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। ये जो हो गया इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोला जाता है। तो ओइक को कार्बोक्सिलिक, और प्रोपेन किसको बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट डेक। ये सब आप लोग क्लास 10th में या 12th में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। ये क्या होता है, प्रोपेन में कितने नंबर पे आता है, तीसरे में आता है, मतलब कि इसमें कितने कार्बन हो गए,
3 कार्बन होगा। और बात करें कि हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन 6 होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो C3H6O2। और यदि इसका फॉर्मूला की बात करें कि इसका जो शेप की बात करें तो इसका शेप होता है कि एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। फिर तीसरा कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से और एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या हुआ, ये 2 बॉन्ड बना लिया, एक ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन एक इससे बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये क्या हो गया, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। और ये जो कार्बन है ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया, और ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड इसके साथ और 1 बॉन्ड इसके साथ। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया प्रोपेनोइक का। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का है। बात करें तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, और उपरोक्त मतलब ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन भी सही है। मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक कार्बन 4 से बनाया, ये भी 4 से बनाया, और ये भी 4 बनाया, और ये प्रोपेनोइक से मिल भी रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा के ऑप्शन भी सही है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो विद्युतीय चुंबक होता है, विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। मतलब जो विद्युत का चुंबक होता है वो उसको बनाने के लिए किस तरह का चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग क्लास 10th में या 12th में पढ़े होंगे। ये भी अति से ही विद्युत चुंबकीय से आती है कि किस तरह के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो बात करें ऑप्शन ए इस्पात। इस्पात में जो है इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, इस्पात में चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण इस्पात में पाया जाता है। पित्तल की बात करें तो पित्तल में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी तो ऐसा ही गलती हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो नरम लोहा, नरम लोहा में भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। नरम लोहा में भी क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। लेकिन ये दोनों में तो चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, ऑप्शन डी मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई एगो होगा। लेकिन बात करें कि यहाँ कह रहा है प्राय, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय, ये जो शब्द है प्राय, इस पर आप गौर कीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है, प्राय मतलब ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है, इस्पात की नरम लोहा की। तो नरम लोहा जो होता है वो नरम लोहा से जब हम बिजली को, करंट को जब पास करते हैं तो एक अच्छा मतलब एक गुड जो कहा जाता है, गुड कंडक्टर, मतलब कि गुड विद्युतीय चुंबक की तरह काम आता है। मतलब कि जो इस्पात से तुलना करे तो ये नरम लोहा इससे अच्छा विद्युतीय चुंबक बनाता है। इसके अलावा बात करें तो नरम लोहा हमको इस्पात से आसानी और सस्ता में प्राप्त हो जाता है, और जब हम इससे करंट पास करेंगे तब ये विद्युतीय चुंबक गुण दिखाएगा, और जैसे ही हम इसको करंट को ऑफ कर देंगे, मतलब इसको विद्युत देना बंद कर देंगे, तो ये अपना विद्युतीय जो गुण है वो दिखाना बंद कर देगा। तो प्रायः नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। आप जान भी गए होंगे कि नरम लोहा का क्यों उपयोग किया जाता है, ये विद्युतीय गुण दिखाता है। इस्पात जो है विद्युतीय गुण दिखाता है, बट इसके तुलना में अच्छा नहीं दिखाता है। और ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का, तो हम प्रायः ज्यादातर उपयोग नरम लोहा कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ, और ऑप्शन सी तो पित्तल तो दिखाता ही नहीं है चुंबकीय गुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसी द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का, मतलब किस द्रव का जो वाष्पीकरण दर है वो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण दर किसका है इसमें से। तो बात करें कि पेट्रोल को आप लोग देखे होंगे, पेट्रोल को जब आप वाहन में भरवाते होंगे, आप लोगों के पास तो वाहन होगा, आप वाहन में देखे ही होंगे कि वाहन में जब पेट्रोल डालते तो क्या होता है, पेट्रोल
या कहीं पेट्रोल गिर ही जाता है तो क्या होता है, वो उड़ने लगता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर ही वाष्पीकरण हो जाता है। कारण कि उसके अंदर का जो वाष्पीकरण होने के कारण है कि उसके अंदर का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कमजोर होता है। बॉन्ड कमजोर मतलब कि पानी से भी ज्यादा कमजोर होता है। पानी का बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है, उसके कारण उसका जो वाष्पीकरण है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन इसका 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसके कारण नाखून पॉलिश इसका भी जो है, इसका भी वाष्पीकरण अति कम है, और एल्कोहल का भी कम है, लेकिन सबसे कम किसका है, सबसे कम पेट्रोल है। इस दोनों की तुलना में पेट्रोल का सबसे कम है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के मतलब जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो प्राकृतिक स्रोत इसमें से किसका है। तो बात करें संतरा, संतरा हमको किससे प्राप्त होता है, संतरा से हमको प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। बात करें तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हिंदी में लिखे तो ये हो गया सिट्रिक अम्ल। हमको संतरा से, नींबू से, इससे हमको क्या मिलता है, संतरा नींबू इससे क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन सी सिरका, सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मतलब जो सिरका है वो एसिटिक अम्ल से मिलकर बना है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आलू, आलू किससे बना है, आलू बना है एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। मतलब कि आलू में पाया जाता है, एक तो एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है, इसमें एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है, और प्लस एसिटिक अम्ल के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता था, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, इमली के साथ साथ इसमें भी आलू में भी पाया जाता है। तो इसमें आलू में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, तो आलू में तो होगा नहीं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी इसमें एसिटिक नहीं पाया जाता है, इसमें सिट्रिक, टार्टरिक प्लस सिट्रिक पाया जाता है, सिट्रिक, एसिटिक नहीं सिट्रिक, सॉरी। एसिटिक तो सिर्फ सिरका में पाया जाता है, आलू में टार्टरिक और एसिटिक का मिलकर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आने का आशा है कि आलू में सिट्रिक और टार्टरिक दोनों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल सिर्फ टमाटर में पाया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में यहाँ आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोटीन, दूसरा फोस्फोलिड और प्रोटीन, तीसरा बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोस्फोलिड्स, और चौथा में क्या दिया है, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो हमारा प्लाज्मा है वो प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिड्स के झिल्ली से ढका हुआ है, दोहरी झिल्ली से ढका हुआ है, जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, और ये जो तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और इसमें कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स तो ऑप्शन ए ऐसा ही गलत हो गया। तो जो ये ना फॉस्फोलिपिड्स, इसी के जो परत होता है, जो बाहरी परत होता है, झिल्ली होता है, इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, मतलब जो हमारा पृथ्वी है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। तो आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ने क्या करा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, मतलब कि भूमध्य रेखा की बात करें तो वहां पे सबसे कम होता है। ऑप्शन बी ध्रुव पर सबसे कम होता है। ऑप्शन सी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी की बात करें कि ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन देखें, और आपको जो सही लगता है उसको कमेंट करके फिर वीडियो को ऑन करके देखें। तो यहाँ पे क्या करें कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ क्या रहता है। तो जो बात करें कि जो भूमध्य रेखा होता है, जो हमारा भूमध्य रेखा है, वहां पे भूमध्य रेखा पर जो तो रेडियस की बात करें तो रेडियस ज्यादा हो जाता है, और रेडियस ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगने के कारण वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या करें, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत क्यों हुआ कि ध्रुव पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम नहीं होता है। ऑप्शन सी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, ये जो तत्व एलिमेंट जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मतलब कि Mg, मैग्नीशियम जो Mg है वो सल्फर के साथ कौन सा अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम और ये हो गया सल्फर। तो मैग्नीशियम की जो हम अति की बात करें परमाणु संख्या की, तो इसमें कितना पाया जाता है, 12 पाया जाता है, 2 8 10 और सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, तो 2 12, तो ये क्या हो गया धातु हो गया। लेकिन सल्फर की बात करें तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है। तो इसका बात करें तो 2 8 10 और 8 और 6 16, तो ये धातु हो गया और ये अधातु हो गया। तो ये क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। Mg क्या करेगा, Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद क्या कर लेगा, ये खुद को संतुलित कर लेगा। इसके अलावा क्या करेगा, सल्फर जो है वो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को क्या कर लेगा, वो भी खुद को संतुलित कर लेगा। मैग्नीशियम भी जो है वो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को क्या कर लेगा, संतुलित कर लेगा। तो ये क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर संतुलित हो गया और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके संतुलित हो गया। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को देने लेने को क्या बोलते थे, आयनिक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आयनिक बंध। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन उसको सल्फर को दे दिया और ये खुद को धनायन बना दिया, और जो सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को ऋणायन बना लिया। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को आयनिक बंध बोलते हैं। आप लोगों को यहां समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक मतलब कि एक परमाणु से बना है, मतलब कि इसमें से कौन एक परमाणु से बना है। तो ऑप्शन ए में क्या करा है, हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो एकल परमाणु मतलब क्या हुआ, एक परमाणु से बनना। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, हीलियम नियोन आर्गन। हीलियम नियोन आर्गन ये सब क्या है, ये एक संतुलित है। ये पहले से इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फूड है, तो ये सब खुद को संतुलित किया हुआ है। और जो खुद को संतुलित रखता है वो क्या होता है, ये एकल परमाणविक होता है। लेकिन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, 2 से ज्यादा, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, नियोन की, नाइट्रोजन की बात करें, ये सब क्या होता है, ये हो गया द्विक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एकल परमाणु मतलब कि ये हीलियम नियोन आर्गन, मतलब इस सब के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये खुद को संतुलित करके रखा हुआ है, और संतुलित करके रखा हुआ है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है, मतलब कि इसमें से कौन सी संयोजी टीका जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कौन सा है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, पैट्रिस और टेटनस। और उसी का बात करें कि एचआईवी, एचआईवी के फुल फॉर्म क्या होता है, एचआईवी की फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसेसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसियसी वायरस। इसके होने से हमारे बॉडी में जितने भी अथी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल उसको मार देता है, और हमारे बॉडी में जो जितने भी बीमारी होते हैं उसको नहीं पनप दे देता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर तो सेंटीमीटर भी हो सकता है और किलोमीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या दिया, किलोमीटर सेकेंड। स्क्वायर होगा तो इसमें स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन सी
गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का वजन होगा, मतलब कि पहले कितना था, पहले वजन कितना था, पहले वजन था 10 न्यूटन, पहले वजन था 10 न्यूटन, और जब उसको डुबाया गया, डुबाने के बाद उसका वजन कब गया, डुबाने के बाद हो गया 8 न्यूटन। तो 10 न्यूटन में से जब 8 न्यूटन घट गया तो कितना बचा, 2 न्यूटन बचा। तो 2 न्यूटन मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उन अंगों का नाम बताए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं, मतलब कि जो हमारी उत्सर्जन प्रणाली है इसमें से कौन सा बनाता है, तो 2 किडनी, 2 यूरेटर और मूत्राशय और यूरेथ्रा, मतलब कि किडनी भी बनाता है, यूरेट्रा भी बनाता है और मूत्राशय और यूरेथ्रा, मतलब कि उपरोक्त सही, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेटिना जो है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है, मतलब कि रेटिना जो है, जो रेटिना वो हमारे आंख पर जब हम प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, वो विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, और वही विद्युतीय सिग्नल हमारे मस्तिष्क में जाता है और वो उसको इमेजिन करता है। तो विद्युतीय ऊर्जा नहीं होगा, विद्युतीय सिग्नल, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, मतलब कि जो हमारे घर में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग काला होता है। लाल जो लाल और हरा नहीं होगा, काला होगा। किंगडम प्लांटे में शामिल है, मतलब की बात करें कि किंगडम प्लांट में कौन सा शामिल है, सवाल और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जेम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या उपरोक्त सही। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब कि किंगडम प्लांटे में सही सभी शामिल है, सवाल भी है, सवाल ब्रायोफाइट भी है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म भी है। इसके अलावा बात करें तो एंजियोस्पर्म में भी है, मतलब कि सब के सब किसमें है, किंगडम प्लांटे में शामिल है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए विधि को अपनाया जाता है, मतलब कि जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें किस पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस तरह का खेती को अपनाया जाता है, तो सोपनी कृषि। सोपनी कृषि क्या होता है, मतलब कि सोपनी कृषि में सीढ़ी नुमा आकृति करके खेती किया जाता है, मतलब कि वहां के जो मिट्टी है उसको काट काट कर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, उसके बाद खेती करता है। इससे क्या होता है, जब बारिश होता है तो उससे पानी आने के बाद, गिरने के बावजूद भी वो सीढ़ी के ढाल के कारण नीचे चला जाता है और वो मिट्टी को अपर्दन नहीं करता है। सामान्य कृषि उसको बोलते हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर खेती किया जाता है और उसके साथ साथ, मतलब एक खेती के साथ साथ दूसरे खेती की, मतलब कि आलू के खेत में सरसों बो दिए, मकई बो दिए, इसके साथ साथ वो पशु को भी पालन करते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, वृहद कृषि। वृहद कृषि मतलब कि 2 हेक्टेयर से ऊपर, और 2 हेक्टेयर से ऊपर खेती करने वाले को क्या बोलते हैं, वृहद कृषि। 2 हेक्टेयर से ऊपर 5 हेक्टेयर हो गया, 10 हेक्टेयर हो गया, जो कृषि करे बड़े पैमाने पर, तो वो हो जाएगा वृहद कृषि। वही यहाँ पे लिख रहा है लघु कृषि। लघु कृषि मतलब कि 2 हेक्टेयर से कम, मतलब कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और वो कृषि कर रहा है अपने जीवन को पालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, लघु कृषि। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन, तो ये तो लघु कृषि, वृहद कृषि और सामान्य कृषि तो इसके क्वेश्चन से मिल भी नहीं रहा। सोपानी कृषि, मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, मतलब इसमें से कौन सा है, चावल का है, गेहूं का है, सोयाबीन का है, या दलहन दाल का है। मतलब कि MACS 1407 है, ये एक कीट मुक्त करने वाली जो प्रजाति है वो सोयाबीन के लिए बनाया गया था। इसको यूज करने से अधिक मात्रा में सोयाबीन की खेती भी होती है और किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये किसके लिए है, सोयाबीन के लिए, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है,
बीज का झुरीदार आकृति, फूलों का शिखर स्थिति, और बात करें तो नेक्स्ट है बीज पत्रों का हरा रंग या फूलों की अच्छी स्थिति। तो जो ऑप्शन डी में कह रहा है कि फूलों की अच्छी स्थिति, ये लक्षण का प्रभावी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि यहां पर आज हम एक 20 क्वेश्चन डीएलड 2026 में आने वाले प्रश्न, जो साइंस से आने वाले प्रश्न है उसको लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।